तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और S2 एड में। देखिए, इस वाली जो वीडियो सीरीज़ है, इस वाली वीडियो सीरीज़ में हम मिडिवल इंडिया का पार्ट कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने सर्फडम देख लिया था, ठीक है, और ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म देख रहे थे, और ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म में हमने सर्फडम और मैनर देख लिया था, ठीक है। और इस वाली वीडियो में जो है वो सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए, इसी तरह की वीडियो के लिए जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। फिर कुछ लाइव्स भी हम करेंगे जिसमें हम जो है एंशिएंट इंडिया के PYQ या फिर मिडिवल इंडिया के PYQ ये सब करेंगे। आपको चैनल पे जो है मिडिवल इंडिया का PYQ और एंशिएंट इंडिया का PYQ भी देखने को मिल जाएगा। अब चलिए, इसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। उसके बाद जो है सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है यूरोप में, देखिए 8th सेंचुरी तक आपको किसी भी तरह की कैवेलरी वॉरफेयर टेक्निक देखने को नहीं मिलेगी, जिसके चलते एक सिस्टम ऑफ जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है। उसके बाद से देखें तो एक आर्मर्ड नाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ एक आर्मर्ड नाइट जो है वो सिंबल था इसका, ठीक है। फिर रोमन टाइम्स में हम देखें तो जो चीफ विंग्स होते थे, ठीक है, वो हैवी और लाइट इन्फेंट्री होते थे, जो ज्यादातर जो है आर्मी को कंट्रोल कमांड या फिर हम ये कह सकें कि आर्मी को जो है सपोर्ट देते थे, जिसमें आपको देखिए जो है लॉन्ग स्पीयर्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब बड़े भाले देखने को मिल जाएंगे, और शॉर्ट स्वॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, छोटी तलवारें देखने को मिल जाएंगी। फिर हॉर्सेस देखिए ज्यादातर जो है वो चैरियट वगैरह को ही जो है खींचने के लिए यूज होते थे। फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो है इसका ग्रोथ आगे की तरफ बढ़ा। हम देखेंगे कि अरब का जब इंट्रोडक्शन हुआ उसके बाद से ही कहीं ना कहीं ये जो है मॉडर्न वारफेयर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि इस अरब्स के पास हॉर्सेस थे और हॉर्सेस जो है वो ज़्यादा स्विफ्टर थे, मूवमेंट में आसानी थी, ठीक है, इसलिए था। और कहीं ना कहीं जो है जो आर्चर्स थे, ठीक है, उन्होंने जो है इन्फेंट्री को काफी हद तक इनइफेक्टिव कर दिया था, दूर से ही तीर मार के गिरा देते थे, ठीक है, एक ये कारण होता था। फिर ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म देखेंगे हम यूरोप में क्यों हुआ और कैसे हुआ, डेवलपिंग समय के साथ कैसे कैसे किंग के लिए क्या मुश्किलात आ गई जो है आर्मी वगैरह मेंटेन करने में, और आर्मी मेंटेन करने में दिक्कत आ गई, इसलिए आर्मी को डिसेंट्रलाइज करके अपने फ्यूडल लॉर्ड्स को दे दिया, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो देखेंगे। कुछ इन्वेंशंस हम देखेंगे जो इस समय पे हुए हैं, ठीक है। फिर कुछ चीजें देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे फ्यूडलिज्म के लिए। फिर हम देखेंगे कॉमन लाइफ जो है वो यूरोप की वो किस तरह से इम्पैक्ट हुई है। फिर कुछ हम जो है कैथोलिक चर्च का जो है वो देखेंगे इम्पैक्ट क्या रहा है, और देखेंगे कि पोप का जो है किस तरह से कहीं ना कहीं एक मोनार्क के तरह जो है वो अपना जो है रोल प्ले करता था। और आगे देखेंगे कि किस तरह जो है ये जो है पूरा रेनेसां के तरफ, या फिर हम देख ले तो न्यू फॉर्म ऑफ मूवमेंट जो है उसके तरफ बढ़ गया है, रिफॉर्म मूवमेंट्स की तरफ बढ़ गया है, ठीक है। अब देखिए, कमेंट में आप लिख दीजिए कि रेनेसां का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, रेनेसां का मतलब होता है न्यू टाइम्स, ठीक है, या न्यू एरा, ठीक है। इसकी बात रेनेसां का देखिए लिटरल मीनिंग तो यही होता है, ठीक है। अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, तो देखिए सबसे पहले हमको सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन करना है, तो इसमें कुछ चीजें तो आपको बता दी हैं, तो वो वाली चीजें जो है पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, तो सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूरोप में स्टार्ट हुआ, यूरोप में, और यूरोप में जो है इसका जो है सिंबल जो था वो लिख लीजिए, आर्मर्ड नाइट on horse was the symbol। तो आर्मर्ड नाइट जो है हॉर्स के ऊपर, ठीक है, वो सिंबल था, ठीक है। अब देखिए, तो हमको एक चीज और देखने को मिलेगी, वो चीज ये है कि ऑलमोस्ट नो कैवेलरी वॉरफेयर टिल 8th सेंचुरी। तो 8th सेंचुरी तक जो है वो हमको देखिए कैवेलरी वॉरफेयर देखने को नहीं मिलेगा। 8th सेंचुरी तक जो है कैवेलरी वॉरफेयर नहीं देखने को मिलेगा। अब कुछ चीजें और देखें तो उसमें देखेंगे कि रोमन टाइम्स में जो है, रोमन टाइम्स में जो है जो प्रिंसिपल चीफ विंग्स होते थे, ठीक है,
प्रिंसिपल चीफ विंग्स। जो प्रिंसिपल चीफ विंग्स होते थे, बताइए कौन होते थे। अभी आपको बताया गया कि प्रिंसिपल चीफ विंग्स कौन होते थे। तो देखिए प्रिंसिपल चीफ विंग्स जो है वो हैवी और लाइट इन्फेंट्री हुआ करते थे। तो यहां लिख लीजिए हैवी एंड लाइट इन्फेंट्री। हैवी एंड लाइट इन्फेंट्री। अब इनके पास आपको क्या देखने को मिलेगा, तो लॉन्ग स्फीयर्स एंड शॉर्ट शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो शॉर्ट्स हैं वो छोटे थे और जो है स्फीयर्स जो है वो लंबे थे। देखिए लंबे स्फीयर्स और शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक चीज देखने को मिलेगी कि जो प्रिंसिपल चीफ विंग होते थे उसमें हैवी और लाइट इन्फेंट्री जो थी वही चीफ विंग थी। फिर आपको ये भी बताया गया था देखिए कि चीफ विंग ये इन्फेंट्री वगैरह जो है माउंटेड आर्चर्स के चलते कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव हो गई थी। ठीक है, और एक चीज और आपको इस समय में देखने को मिलेगी, ये इसी का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, इस समय में एक चीज आपको और देखने को मिलेगी कि जो हॉर्सेस थे, हॉर्सेस वर यूज्ड टू ड्रॉ, एक सेकेंड, टू ड्रॉ चैरियट्स ओनली। तो देखिए ये जो है सिर्फ चैरियट्स को जो है ड्रॉ करने का काम करते थे, ऐसे कह लीजिए रथ को ड्रॉ करने का काम करते थे। ठीक है, तो यही सिर्फ एक काम था हॉर्स का, बाकी कोई हॉर्स का देखिए वॉरफेयर में आपको जो है यूज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न वॉरफेयर देखते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर कह लें या फिर कह लें चेंज इन मोड ऑफ वॉरफेयर, चेंज इन मोड ऑफ वॉरफेयर। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है, जो चेंज इन मोड ऑफ वॉरफेयर है या फिर मॉडर्न वॉरफेयर है, तो ये जो है ये कब से स्टार्ट हुआ। तो अभी आपको बताया गया था कि ये अरब्स जब आ गए तब स्टार्ट हुआ है। तो लिख लीजिए स्टार्टेड विद द अराइवल ऑफ अरब, started with the arrival of Arabs। देखिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, ये सब जो है यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, अराइवल ऑफ अरब्स यूरोप में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो जब अरब्स का हो गया, अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए यही कंटिन्यू कर लीजिए, लिख लीजिए बिकॉज दे हैव गुड सप्लाई एंड क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस। इनके पास जो है एक अच्छी सप्लाई थी हॉर्स की, काफी नंबर में हॉर्स थे देखिए इनके पास, और जो है क्वालिटी जो थी हॉर्स की वो भी कहो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, वो ज्यादा स्विफ्टर थे इनके कंपेयर में। तो ये लिख लीजिए द हॉर्सेस वेर मोर स्विफ्टर, देन प्रीवियस वन। तो जो पिछले हॉर्सेस थे उनसे ज्यादा स्विफ्टर थे। ठीक है, तो इस पे देखिए बैठ के लड़ाई या युद्ध करना हम कह लें तो काफी आसान हो गया था। तो देखिए जो हॉर्सेस थे वो ज्यादा स्विफ्टर थे, यही चीज देख रहे थे हम। एक सेकंड यहाँ ढक जा रहा होगा। देखिए तो हॉर्सेस जो है ज्यादा स्विफ्टर थे। देखिए तो ये सारी चीजें जो है ये अभी हम देखें, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसको जब नोट कर लेंगे तो फिर अगला देखिए, अगला इसी में देखिए एक पॉइंट और रह गया है, उसको कंटिन्यू कर लेंगे। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चलिए इसके बाद ही कर लेंगे। तो ये वाला नोट कर लीजिए, जो लोग नहीं नोट कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ठीक है, या फिर नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए हम इरेज कर दे रहे हैं, जिन जो लोग नहीं नोट कर पाए होंगे, ठीक है, वो वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। तो एक पॉइंट हमने ये देख लिया कि हॉर्सेस जो थे वो ज़्यादा स्विफ्टर थे, ठीक है, और अच्छे नंबर में थे, उनकी क्वालिटी अच्छी थी, नंबर भी अच्छा था, तो कहीं ना कहीं जो है काफ़ी मदद मिली है उससे। ठीक है, अब उसी का एक पॉइंट, उसी के कंटिन्यूएशन का एक पॉइंट देख रहे हैं, उसी के कंटिन्यूएशन का, ठीक है, तो लिख लीजिए, उसी के नीचे लिख लीजिएगा कि जो माउंटेड आर्चर्स थे, माउंटेड आर्चर्स, माउंटेड आर्चर्स, आर्चर्स मेड इन्फेंट्री इनइफेक्टिव। तो इनइफेक्टिव क्या इफेक्टिव, ठीक है। तो ये देखिए जो माउंटेड आर्चर्स थे वो जो है पूरी की पूरी इन्फेंट्री को ही इनइफेक्टिव कर दिए, ठीक है। आर्चर्स थे, दूर रहते थे और वहीं से तीर मार देते थे और फिर जो है इन्फेंट्री देखिए कहीं ना कहीं खत्म हो जाती थी, घायल हो जाती थी, दिक्कत बढ़ गई थी उसके चलते, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक पॉइंट ये देखना है हमको कि ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म क्यों हुआ यूरोप में, ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म। अच्छा एक चीज ध्यान में रखेंगे कि ये जब भी ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म, जहां भी फ्यूडलिज्म लिखा होगा ये सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का लिखा होगा, क्योंकि अभी तो देखिए सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है कि क्यों ग्रोथ हो गया है, ठीक है। तो एक कारण इसका ये था ड्यू टू प्रॉब्लम, एक सेकेंड, ड्यू टू प्रॉब्लम इन डेवलपिंग एंड तो हो गया, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ। तो बताइए किस चीज के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में जो है प्रॉब्लम होती थी, जिसके चलते जो है फ्यूडलिज्म का या सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो गया। तो देखिए एक सेकंड, हाँ, तो देखिए बेसिकली ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपसे, एक सेकंड, हाँ, तो ये बात कर रहा है कि मॉडर्न मोड ऑफ जो वारफेयर था उसको जो है डेवलप करने में काफी डिफिकल्ट थी। तो ये लिख लीजिए, मेंटेनिंग ऑफ मॉडर्न वारफेयर टेक्निक, वही चीज है, आप इसके जगह ये भी लिख सकते हैं न्यू मोड ऑफ वारफेयर टेक्निक, ठीक है। तो एक कारण ये था, एक कारण और बताइए। एक कारण देखिए इसका ये था कि कोई भी किंग जो है ये नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी आर्मी का जो है वो हम खर्चा उठाएं, इनके इक्विपमेंट का और इनके रिसोर्सेस का खर्चा उठाएं, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, नो किंग वांट टू, बताइए, एक सेकेंड, नो किंग वांट टू, तो बताइए क्या काम करना नहीं चाहते थे। तो देखिए कोई नहीं चाहता था कि इनका जो है खर्चा उठाए या फिर मेंटेनेंस उठाए। तो ऐसे लिख लीजिए कि बियर लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं नो किंग वांट टू मेंटेन सच ह्यूज आर्मी एंड कॉस्ट ऑन देयर इक्विपमेंट्स एंड आर्मर्स। तो नहीं चाहते थे कि इनके आर्मर और इक्विपमेंट पे जो खर्चा हो रहा है वो उठाएं, ठीक है।
दूसरी बात यह है कि इसकी जो है ड्यू टू वेरी हाई मेंटेनेंस वैल्यू ऑफ मॉडर्न कैवेलरी वॉरफेयर। तो नया कैवेलरी वॉरफेयर जो है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हम इतना हाई जो है प्राइस पे करें, इतना हाई जो है वो पे करें। देख किंग का तो आप जानते हैं, किंग का सिस्टम है जो चीज़ फ्री में मिल जाए वही दे दो हमको। अब इसके चलते हमको क्या देखने को मिलेगा, इसके चलते हमको ये देखने को मिलेगा कि आर्मी जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। लिख लीजिए हेंस आर्मी वॉज डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज कैपिटल से लिख लीजिए। तो आर्मी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई है। और अब बताइए डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए किंग के पास सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या था। देखे थे हम सर्फडम और मैनर वाले सिस्टम में कि जो काम किंग नहीं कर पाता था वो काम वो किसको असाइन करता था, तो अपने फीफ होल्डर्स को, ठीक है, या फिर अपने फ्यूडल लॉर्ड्स को देखिए अपॉइंट करता था। तो लिखिए इसमें कि द आर्मी हेंस आर्मी वॉज डिसेंट्रलाइज्ड असाइंड टू, यहाँ लिख लीजिए किस तरह का जी, तो असाइंड, एक सेकेंड, अरे भाई देखिए मार्कर फिसल जा रहा है, एक सेकेंड। तो ये देखिए किसको असाइन कर दिया गया, तो फ्यूडल लॉर्ड्स को जो है वो असाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए असाइन टू फ्यूडल लॉर्ड्स। और ये किस तरह असाइन किया गया, ये इस तरह असाइन किया गया कि ये कहे कि ये जो है ये आपकी सर्विस है किंग को, इन सर्विस टू किंग। नहीं बताए थे आपको शुरू में जब देखिए फ्यूडलिज्म स्टार्ट किए थे तो आपको एक चीज बताए थे कि देखिए फ्यूडलिज्म में हम आगे देखेंगे कि जो है ये जो है कहीं ना कहीं किंग जो है इनसे कुछ टैक्सेस लेता था। तो टैक्सेस वाला पार्ट हम पहले देख लिए, और कुछ सर्विसेज लेता था। तो ये सर्विसेज हैं जो किंग लेता था। तो ये सर्विसेज जो है अपने फ्यूडल लॉर्ड से लेता था। ये फ्यूडल लॉर्ड्स भी लिख सकते हैं, या इसके जगह पे जो है आप फीफ होल्डर्स भी लिख सकते हैं, फीफ होल्डर्स। अब फीफ होल्डर्स इसलिए बता दिया गया क्योंकि देखिए बुक में जो है आपको फीफ होल्डर्स ही देखने को मिलेगा। इतना समझदार तो आप हैं ही कि जो फीफ होल्डर्स है वही फ्यूडल लॉर्ड थे। तो ये सारा पॉइंट है। ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप देख रहे थे, या सिस्टम ऑफ आर्मी, देखिए हाँ सिस्टम ऑफ आर्मी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे। तो देख रहे थे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हम देख रहे थे कि देखिए ये क्यों हुआ है, क्योंकि डेवलप और मेंटेन करना जो था मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक का, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। वो किंग नहीं चाहता था कि उसके वैसे मेंटली बर्डन भी पड़े कहीं ना कहीं। फिर कोई किंग ऐसा नहीं था जो ये चाहता था कि जो हम इतनी बड़ी आर्मी की जो कॉस्ट है, या फिर इनको मेंटेन करने की जो कॉस्ट, या इनकी इक्विपमेंट या आर्मर पे जो कॉस्ट है वो हम दे पाए। और दूसरी बात वही है कि वेरी हाई मेंटेनेंस वैल्यू ऑफ मॉडर्न कैवेलरी। और मॉडर्न कैवेलरी वॉरफेयर का जो पूरा सिस्टम था कहीं ना कहीं उसकी पूरी ही मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा हाई थी। देखिए ये सब चीज़ें नहीं है, घोड़े वगैरह खरीदो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब है कहीं ना कहीं आप बहुत अगर जो डीप में जाना चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि फिर ये टुकड़ी वगैरह में डिवाइडेड थे, कई टुकड़ी में, हर टुकड़ी के लिए एक अलग सरदार, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं मुश्किल होता था। तो इन्होंने जो है क्या किया कहीं ना कहीं कि इसको आर्मी को ही डिसेंट्रलाइज कर दिया। इससे क्या हुआ, हर टुकड़ी के लिए एक सरदार भी मिल गया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स
को दे दिया। और ये फ्यूडल हाउस जब भी किंग को जरूरत पड़ती थी तो ये अपनी आर्मी लेकर पहुंच जाते थे अपनी सर्विस देने किंग को। तो ये जो है सर्विस टू किंग के तरह जो है असाइन किया गया कि ये जो आपको ये सर्विसेज देनी होंगी किंग को, ठीक है, तभी आप फ्यूडल लॉर्ड रह पाएंगे, ठीक है, या फ्यूडल लॉर्ड्स कह लीजिए या फीफ होल्डर कह लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, ये सारा नोट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, जो लोग नोट नहीं कर रहे देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे। देखिए बुक में जैसे मेंस वगैरह में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, और बहुत बार मेंस में पूछा गया है, और ये चीज़ जो है आपको कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी देखने को मिल जाएगी। से पूछ देगा कि फ्यूडलिज्म में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अभी तक हम जो है 3 चीज़ें देख लिए थे, क्या क्या, कि एक तो टैक्स देता था किंग को, ठीक है, और एक सर्विस देता था किंग को, एक ही है, और एक जो है ओथ जो है, ठीक है, एक ओथ जो है सब्सक्राइब करता था, ठीक है। कमेंट में बता दीजिए उस ओथ का नाम क्या था। जी हाँ, ओथ ऑफ लॉयल्टी जो है उसको सब्सक्राइब करता था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए ये वाला पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद से जो है वाइप करके नया नया क्या देखिए, कुछ चीज़ें देखेंगे कि कैसे कैसे कैवेलरी वॉरफेयर जो है डेवलप हुआ है, ठीक है। चलिए अभी इतना कर ले, इतना हो गया है, तो जो लोग नहीं कर पाए वो लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए जिस तरह की यूपीएससी की तैयारी है, ठीक है, अब तो पीसीएस भी कहीं ना कहीं काफ़ी हार्ड हो गया है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है ज़रूरत वाला है, ये बिना ज़रूरत वाला है। आप ऐसे ही मान के चलेंगे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे, इनको नोट करके डेली का डेली रिवाइज करेंगे। एटलीस्ट वीडियो खत्म करने के बाद एक बार नोट्स को रिवाइज तो करेंगे ही करेंगे, और फिर जब अगली वीडियो देखेंगे तो उसके पहले जो पुराने वाले नोट्स हैं उनको रिवाइज करके आएंगे, जिससे जो है समझने में काफ़ी आसानी होगी। एक सेकेंड, जी हाँ, चलिए देखिए अब एक न्यू पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारा जो है मॉडर्न जो है सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो कैवेलरी वॉरफेयर जो है, कैवेलरी वॉरफेयर जो है ये जो है प्रिंसिपल मोड कब बना, बिकेम, एक सेकेंड, बिकेम प्रिंसिपल मोड ऑफ वॉरफेयर ड्यू टू 2 इन्वेंशंस। अब 2 इन्वेंशन ऐसे थे जिनके चलते जो है ये TO है और ये TW है, ये ध्यान रखेंगे। तो 2 इन्वेंशन ऐसे थे जिनके चलते जो है कैवेलरी वॉरफेयर जो है वो जो है प्रिंसिपल मोड बन गया, एक तरह से कहीं ना कहीं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड बन गया। पूरे जो है उस एरिया के जो लोग थे इसी मोड में जो है फाइटिंग वगैरह करते थे। अब हम देखेंगे कि वो क्या था। तो 2 चीज़ें डेवलप हुई हैं, ये तो आपको बता दी गई 2 चीज़ें। अब देख लेते हैं दोनों चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो देखिए एक है आयरन स्टिरअप, तो एक है आयरन स्टिरअप, ठीक है, आयरन स्टिरअप। अब आयरन स्टिरअप से क्या समझते हैं आप, तो घोड़े पे बैठने वाला जो होता है उसको आयरन स्टिरअप बोलते हैं। ऐसा कुछ दिखता है, देखिए एक सेकेंड, देखिए मैं भी कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ ड्राइंग वगैरह में, लेकिन फिर भी आपके लिए एक ऐसा होता है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ जो है एक पैर रखने वाला बना होता है। एक घोड़े पे रखा है, इस पे आदमी बैठता है, इसमें पैर फंसाता है। तो ये वाला चीज़ है, ये आयरन स्टिरअप की बात कर रहा है, जो सीट होती है नहीं घोड़े पे बैठने के लिए, उसकी बात कर रहा है। एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ है हार्नेस। न्यू टाइप ऑफ हार्नेस।
तो नया तरह का जो है हार्नेस देखने को मिल जाएगा। एक आयरन स्टीरअप है और नया हार्नेस है। अब हार्नेस क्या चीज़ है? हार्नेस वो चीज़ है देखिए जिसे घोड़े पे सामान लादा जाता था और घोड़ा सामान पहुंचाता था, ठीक है। बैग्स होते हैं नहीं, बैग, पहले घोड़े के ऊपर एक बैग इतना बड़ा रखा जाता था। अब वो वाली टेक्निक हो गई है जो आज के समय में भी यूज होती है। देखिए एक बैग इधर को और इसको बैलेंस करने के लिए दूसरे तरफ एक बैग और बीच में घोड़ा, ठीक है। ये वाला बात कर रहा है, ठीक है। तो एक नए तरह का हार्नेस डेवलप हो गया, ठीक है। अब इसके चलते देखिए क्या क्या चीज़ें हमको चेंजेस देखने को मिल जाएंगी। तो इसके चलते वाली इधर लिख लेंगे, इसके चलते वाली इधर लिख लेंगे, ऐसे ही नोट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बोर्ड कम पड़ जाए, आप जो है एक्सटेंड करके नोट कीजिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। तो इसको जो है डिफरेंट कलर से अंडरलाइन कर लीजिए, बल्कि आप कोशिश कीजिएगा कि दोनों डिफरेंट कलर से ही लिख लीजिएगा, ठीक है। तब इसके चलते देखिए क्या हुआ, मेड पॉसिबल, तब ये क्या क्या चीज़ें पॉसिबल कर दिया। देखिए कई चीज़ें पॉसिबल कर दिया ये। इसके चलते देखिए जो है कहीं ना कहीं जो है आर्मर्ड, देखिए हैवी आर्मर्ड पर्सन जो है वो बैठ सकता था घोड़े के ऊपर बिना गिरे। पहले के टाइम में देखिए ये नहीं होता था। इसके जगह पे जो है आपको बता रहे हैं क्या चीज़ होती थी, ये जो आपको बताया गया, इसके जगह पे देखिए बस एक रस्सी होती थी, एक रस्सी, और दोनों तरफ कुछ ऐसा आकार होता था, इसमें आदमी का सिर्फ अंगूठा ही फंस पाता था और आदमी जो है इसके ऊपर बैठता था। थोड़ा बहुत सपोर्ट तो मिलता था, ठीक है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है बैलेंसिंग में प्रॉब्लम थी। अब भारी आदमी बैठ जाए इसमें अंगूठा फंसा के गिर ही जाए, ठीक है। तो ये देखिए जो आर्मर्ड जो भी आर्मी वाले थे या फिर उस समय के जो भी आर्मर्ड नाइट वगैरह थे, ठीक है, उनको जो है कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मिलती थी, ठीक है। एक चीज़ ये है। इसके चलते देखिए जो लांसेस हैं, ठीक है, तो लांसेस से चार्ज करना देखिए आसान हो गया। लांसेस मतलब जेवलिन होता है, जेवलिन मतलब भाला। तो भाला वगैरह से जो है या स्फीयर्स कह लीजिए, इससे जो है चार्ज करना आसान हो गया। क्यों? इससे आदमी गिरता नहीं था। देखिए कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी उस वाले में ज़्यादा थी, जो आदमी सीट उट पे बैठ के बाकायदे एकदम पैर फंसा के बैठता था और वो, अरे मूवी में देखे होंगे ये भाला लेके जाता है, मारता है उसको, धम से गिरता है, वो वाली चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो देखिए आसान होगा। इससे क्या होता था कि जो राइडर है वो जो है वो गिरता नहीं था। जब भाले में अटैक वगैरह होता था तो जो शॉक होता था, इम्पैक्ट जो होता था भाले के शॉक का, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता था। एक चीज़ ये देखने को मिलेगी। बाकी आगे देखेंगे कि इससे पहले क्या परिस्थितियां थी और कैसे थी। तो चलिए ये दोनों पॉइंट जो है वो दोनों चीजें नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये था, लिख लीजिए, अलाउड हैवी armored person to sit on horse without falling। एक चीज ये, ठीक, एक ये प्रॉब्लम जो है, ये वाली प्रॉब्लम जो है ये आसान कर दिया, ठीक है। अब लिख लीजिए मेड पॉसिबल टू चार्ज लांसेस लिख लीजिए, LANCES। देखिए आपको बुक में लांसेस ही देखने को मिलेगा, ब्रैकेट में करके आप जेवलिन लिख लीजिएगा। जेवलिन आपको हो कि क्या है ये चीज़, तो जेवलिन लिख लीजिएगा। मेड पॉसिबल टू चार्ज लांसेस विदाउट फॉलिंग by reducing the impact, या फिर आप ऐसे लिखिए reducing
शॉक, SHOCK, शॉक इम्पैक्ट ऑफ द जेवलिन। यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे जेवलिन लिख लीजिए और यहाँ पे लांसेस लिख लीजिए, ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक ये चीज़ है। अब देखिए ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे पहले हमको देखने को मिलेगा कि पुराना जो स्टीरअप था वो सिर्फ एक रोप ही होता था और जिसमें देखिए कहीं ना कहीं टो ही बस फंस पाता था। तो ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा इससे बाहर करके नोट कर लीजिए। प्रीवियसली द मत लिखे, प्रीवियसली लिख लीजिए। इन द नेम ऑफ स्टीरअप ओनली अ पीस ऑफ rope is used which allowed एक सेकेंड यहां लिख लीजिए, which allowed only to put toes of the leg in rope। तो देखिए सिर्फ टो ही जो है वही जाता था और उसके ही चलते जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है वो देखने को मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि ये देखिए इसके चलते देखिए आर्मर्ड पर्सन जो है बैठ सकता था हॉर्स पे बिना गिरे। ठीक है, एक चीज़ ये देखने को मिलेगी। फिर ये देखने को मिलेगी कि लांसेस चार्ज करना आसान हो गया, मतलब जेवलिन से जो है मारना आसान हो गया था। ठीक है, और ये क्यों हुआ था, क्योंकि इसने जो है शॉक इम्पैक्ट जो था जेवलिन का, ठीक है, उसको कम कर दिया था। फिर इससे पहले हमको देखने को मिला प्रीवियसली कि स्टीरअप के नाम पे सिर्फ एक रोप यूज होती थी, एक रोप का हिस्सा यूज होता था जिसमें दोनों तरफ सिर्फ आप थंब ही फंसा सकते थे अपना, या पैर का, या फिर टो कह लीजिए, पैर के जो टोज हैं वही फंसा सकते थे। अब न्यू टाइप ऑफ हार्नेस देख रहे हैं, तो इसमें देखिए ये क्या है, तो इसमें लिख लीजिए कि न्यू टाइप ऑफ हार्नेस से क्या फर्क पड़ा था, लिख लीजिए इनेबल्ड, एक सेकंड, इनेबल्ड द हॉर्स टू ड्रॉ है DRAW, ड्रॉ ट्वाइस the weight earlier। तो पहले जो था उससे देखिए 2 गुना वेट जो है घोड़ा उठा पा रहा है। समझ रहे हैं किस लेवल का जो है वो चीज है। अब देखिए एक चीज हम ये देख लेंगे इसमें, अब कुछ एक छोटा सा पॉइंट और है वो भी नोट कर लीजिए। यहां से एक बना लीजिए ये वाला, और यहां से बना लीजिए एक ये चीज़ है, और एक यहाँ से बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ लिख लीजिए देखिए कि ये दोनों इन्वेंशन जो है, दोनों के दोनों इन्वेंशन जो है ये कहीं ना कहीं जो है आपको देखिए ईस्ट से देखने को मिल जाएंगे। प्रिसाइजली कह लें तो ईस्ट एशिया से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ लिख लीजिए बोथ इन्वेंशंस came to Europe from ईस्ट, ब्रैकेट में ईस्ट एशिया जरूर लिख लीजिएगा, ये कंफर्म हो जाए कि ये ईस्ट एशिया से आए थे। ठीक है, ये चीज लिख लेंगे। ठीक है, अब ये एक चीज, एक पॉइंट देखिए सिर्फ और रह जा रहा है
कि ये इंडिया में कब फैला है, तो ये इंडिया में देखिए 10th सेंचुरी के बाद फैला है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए एक ऐसे एरो बना के और एक पॉइंट अगर जो स्पेस बचा है तो यहाँ नीचे लिख लीजिए, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। वो पॉइंट है स्प्रेड इन इंडिया फ्रॉम 10th सेंचुरी ऑनवर्ड, कि इंडिया में जो है 10th सेंचुरी के बाद जो है ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। फ्यूडलिज्म जब भी पूछा जाएगा, इन दो इन्वेंशन के पूछने का काफ़ी कारण है, काफ़ी ज़्यादा मेंस में पेपर आ सकता है। कहना नहीं चाहिए कि मेंशन, ऐसा लिख देगा मेंशन द टू इन्वेंशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक, या फिर मॉडर्न कैवेलरी वॉरफेयर, या फिर मोड ऑफ न्यू कैवेलरी वॉरफेयर, या फिर मोड ऑफ न्यू वॉरफेयर टेक्निक ड्यूरिंग द फ्यूडलिज्म इन यूरोप। तो ये लिखना होगा, ठीक है। या फिर आपसे फ्यूडलिज्म, देखिए पेपर बहुत इनडायरेक्ट भी पूछ देता है, फ्यूडलिज्म यूरोप, ये टाइम दे देगा आपको 9th सेंचुरी के आसपास पूछ देगा। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि उस समय फ्यूडलिज्म चल रहा था, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमको पूरा लिखना है। देखिए ये इतनी सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो देखिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप लैंग्वेज वगैरह में डालेंगे तो ये लिखेंगे, ठीक है। और अगर जो कोई बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें ये अगर जो आप एक पार्ट की तरह मेंशन कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे ही बनाएंगे। देखिए पेपर में ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि ऐसा फ्लो चार्ट बनाए और पॉइंट वाइज लिखे। देखिए टू द पॉइंट लिखिए, सीधी बात है। एग्जामिनर पेपर चेक करता है, देखता है ये वाली चीज़ आपके पॉइंट में है कि नहीं। आप लैंग्वेज कितना भी लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप टू द पॉइंट लिखिए। ये लिखे, टाइम भी कम लगता है, अप्रोक्सीमेटली 7.25 मिनट्स मिलते हैं आपको। देखिए एक क्वेश्चन लिखने के लिए, तो एक क्वेश्चन के लिए 7.25 तो बहुत कम होता है। तो आप डायरेक्ट जो है सिर्फ पॉइंट्स लिखिए, एग्जामिनर को पता चल जाए। वो भी 10 नंबर का पेपर है, वो ऐसे देखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट लिखे हैं 5 नंबर दे दो। हाँ यूपीएससी में ये चीज़ होता है, आपको पता ही होगा, 10 पॉइंट पे 5 नंबर मिलता है। उल्टा सिस्टम चलता है यूपीएससी में। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं। जो लोग नोट कर लिए वो ठीक है, जो लोग नहीं नोट किया वो नोट कर लीजिए। और देखिए जो लोग नहीं नोट कर रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। देखिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट जरूर कर लीजिएगा। बाद में कितने बार कह चुका हूँ कि नोट जरूर कीजिएगा, बिना नोट किए देखिए कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है फ्यूडलिज्म के लिए, यूरोप में ग्रोथ के लिए, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए इसको वाइप करते हैं, फिर वो सारी चीज़ें देखते हैं। होप करता हूँ कि वाला पॉइंट जो आपको मैं बोला गया था कि 10th सेंचुरी के बाद जो हमको देखने को इंडिया में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, वो आप नोट जरूर किए होंगे। वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मैं तो प्री में यही पूछ दिया कि मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक जो है इंडिया में कब देखने को मिली, पता ही नहीं चला कि क्या लिख के चले आए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 10वीं सेंचुरी के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म देख रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला फ्यूडलिज्म जो है, ठीक है, ये वाला फ्यूडलिज्म जो है ये फ्यूडलिज्म की बात कर रहा है, ठीक है। इसको सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और सर्फडम पे भी कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ही लेके चलिए, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म। तो बताइए कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट रहे होंगे, आपको लग रहा है रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे फ्यूडलिज्म के ग्रोथ के लिए यूरोप में। देखिए 3 फैक्टर हैं ये बता रहा हूं, और ज़्यादातर केसेस में यही 3 फैक्टर जो है हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज के टाइम में भी अगर आपको ये बताना हो कि ऐसे कौन से 3 फैक्टर हैं, ठीक है, जो इंडिया की डेवलपमेंट को जो है डिटरमाइन करते हैं, तो उसका भी देखिए यही तीनों आंसर होगा कहीं ना कहीं। तो आइए नोट कर लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। गेस कर लिए तो अच्छा है, नहीं गेस किए तो देखिए याद करना भी काफी आसान है। तो सबसे पहले है पॉलिटिकल फैक्टर। होप करता हूं कि आगे के जो फैक्टर है वो आप गेस कर लिए होंगे। देखिए पॉलिटिकल फैक्टर क्यों है, तो ये यहीं समझ लेते हैं। ऐसे तो बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल फैक्टर क्यों। तो ये सब जो राजनीति भी कहीं ना कहीं है इसमें, कि ये कौन आर्मी वगैरह मेंटेन करने, फिर ये सर्फडम वगैरह, ये सारी चीज़ें फ्यूडलिज्म को दे, फ्यूडल्स को दे दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर। आगे आप चल के देखेंगे कि यही पॉलिटिकल फैक्टर जो है किस तरह से जो है फ्यूडलिज्म के डाउन का कारण बनेगा, ठीक है।
और एक चीज़ और देखेंगे, आप कहना नहीं चाहिए कि ये वाली जो चीज़ है पॉलिटिकल फैक्टर, ये आगे चल के किंग के लिए बहुत हानिकारक साबित होगी। शुरू में तो बहुत मजे में ये काम किए हैं सोच के कि हमारा फायदा है, ये आगे चल के बहुत हानिकारक। ये देखिए क्या करेगा, ये पॉलिटिकल फैक्टर ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। क्या होगा, पॉलिटिकली फ्यूडल लॉर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, और जब वो बहुत ज़्यादा मजबूत, आप एक मिनट के लिए समझिए, राष्ट्रपति इस देश में सबसे ऊपर माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से अब देखिए कि जो है डी ज्यूरे हेड, जो है डी ज्यूरे मतलब जो हमारे माना जाता है रिटेन हेड है वो तो प्रेसिडेंट है, लेकिन डी फैक्टो हेड प्राइम मिनिस्टर है। कहने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पास इनफैक्ट में जो है पावर ज़्यादा होती है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के आगे कुछ खासा प्रेसिडेंट की चलती नहीं। अब ये जिन लोगों को ये लग रहा हो अभी भी कि नहीं प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा होती है, देखिए जीवन में हर चीज़ जो कागज़ में लिखी रहती है रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होती है, ठीक है। अगर जो इतनी ही ज़्यादा होती है तो 2-3 क्वेश्चन है उनका जवाब दे दीजिए। जैसे कि क्यों जितने दौरे हैं सिर्फ सारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट का दौरा नहीं होता है। प्रेसिडेंट का दौरा होता भी है तो आप देखिए किसी भी तरह का जो है बहुत बड़ा जो है डिसीजन प्रेसिडेंट नहीं लेते हैं। आप देखे होंगे कि एक आध आर्मी वगैरह के जो है ये सारी चीज़ें जो है सिग्नेचर वगैरह करने के लिए प्रेसिडेंट जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्राइम मिनिस्टर जाके पहले ही फाइनल कर चुके होते हैं कि ये सारी डील होगी, और प्रेसिडेंट वहां जाके बस साइन कर देते हैं, क्योंकि सिग्नेचरी जो है डी ज्यूरे हेड है वो, ठीक है, संविधानिक हेड वही है, तो इसलिए इनके सिग्नेचर के बिना कोई काम नहीं हो सकता। एक पूरा आर्टिकल भी है कि जितना भी काम होगा इस देश में वो प्रेसिडेंट के साइन के अंडर होगा। इस मजबूरी के चलते कहीं ना कहीं जो है प्रेसिडेंट ऊपर है, ठीक है। यही चीज हो जाएगी किंग के साथ कि किंग जो है नाम का ही हेड रह जाएगा। इतना ज्यादा फ्यूडल लॉर्ड्स खुद के लिए स्ट्रांग हो जाएंगे, कहेंगे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है यार, हम तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, पीपल सपोर्ट मेरे पास है, लोगों को सब काम मैं करता हूं, तुम क्या हो। 10-5 फ्यूडल लॉर्ड्स मिलकर आपको दिखेगा कई केसेस में जो है किंग के खिलाफ हो जाएंगे, और फिर खुद के जो किंग वगैरह को मार के जो है एक आध फ्यूडल लॉर्ड जो ज्यादा मजबूत रहेंगे वो किंग को मार देंगे, और किंग को मार के जो है अपनी सरकार बना लेंगे, ठीक है। 1-2-10 एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिले, 10 तो नहीं लेकिन 2-4 एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा मिडिवल इंडिया में। जैसे जैसे पढ़ेंगे ये काम इंडिया में बड़ा हुआ है, ठीक है, इंडिया में भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। चलिए, एक तो पॉलिटिकल फैक्टर है, एक है इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर, अब इकोनॉमिकल फैक्टर कैसे है, वही सारी चीजें तो अभी आपको पढ़ाई जा रही थी कि इकोनॉमिकल फैक्टर कैसे है। पैसा वगैरह का मैटर था भाई, पैसा नहीं था मेंटेन करना मुश्किल हो जाता था, यही वही ये सब मेंटेन करना मुश्किल था, पैसा खर्च नहीं किंग करना चाहता था, इसके चलते जो है वो काम जो है पूरा का पूरा फ्यूडल लॉर्ड्स को दे दिया। सिंपल वर्ड्स में कहिए किंग भाई आलसी था, पैसे से भी और ऐसे भी, ठीक है, कंजूसई वाला जो सिस्टम है वो किंग फॉलो किया। देखिए अब ये जो यही सारी चीजें बाद में किंग को हानि की, मैं बता ही रहा था कि आर्मी मेंटेन करने को फ्यूडल लॉर्ड्स को दे दिए। तुम्हारे पास किंग के पास खुद कई केसेस में ऐसा होता था कि किंग की सेंट्रल आर्मी 15,000 है और फ्यूडल लॉर्ड्स के पास 20-20 हज़ार की आर्मी है, क्या होगा, आपको रिप्लेस ही कर दिया जाएगा, मार ही दिया जाएगा। तो ये सारा दिक्कत होता था, ठीक है। अब जो लोग तीसरा फैक्टर नहीं गेस कर पाए, मैं बस एक ही बात कहूंगा, थोड़ा सा जो है आप अपनी इकोनॉमी वाले पोर्शन पे काफी ध्यान दीजिए। देखिए करने चाहिए, ये सारी चीजें आपको इकोनॉमी में भी पढ़ने को मिलती हैं कहीं ना कहीं, और सारे सब्जेक्ट्स पे देखिए आपकी कमांड थोड़ी कमजोर है, नहीं तो तीसरा फैक्टर अभी तक गेस कर लिए होते, तब से उसी की बात चल रही है। तीसरा फैक्टर है मिलिट्री फैक्टर। इसीलिए मैं कह रहा था किसी भी नेशन के ग्रोथ के लिए भी यही तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो लोग डिसएग्री करते हैं कमेंट में बता दीजिएगा कि क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही तीनों फैक्टर कहीं ना कहीं किसी भी, देखिए अब नेशन की बात बता दे रहे हैं, ये जो हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, यहाँ से मनी आ जाती है, यहाँ से पॉलिटिकल पावर, ठीक है, ऐसा कहने का मतलब ये था। तो ये तीनों फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल रहे फ्यूडलिज्म के ग्रोथ के लिए यूरोप में, ठीक है। इसके बाद देखने को हमको मिलेगा कि जो कॉमन लाइफ की पीपल का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा शेप किया जाता है, तो ये देखिए क्रिश्चियन चर्च के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट से अभी हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका खत्म हो गया है, सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया है, और यहाँ से जो है नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा चर्च वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए मुश्किल से 5 या 7 मिनट का ही सिर्फ लेक्चर बचा है, उसके बाद खत्म ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्या इरेज करना यहीं से लिख देते हैं और आप समझ लीजिएगा, आपको बता तो दिया ही गया, ठीक है। तो देखिए पैटर्न ऑफ लाइफ जो है
लाइफ ऑफ कॉमन पीपल वॉज शेप्ड बाई, तो किसके द्वारा शेप किया जाता था ये बता दीजिए। तो देखिए क्रिश्चियन चर्च लिख लीजिए या चर्च भी लिख सकते हैं। देखिए क्रिश्चियन चर्च। अब जिन लोगों को इंटरेस्ट हो ये बता सकते हैं कि क्रिश्चियन चर्च को क्या बोलते थे उस समय में। जो लोग नहीं बता पा रहे हैं भाई तो फिर क्या ही बताएं, बाकी के वीडियो जाकर दोबारा देखिए या फिर नोट्स को पढ़ लीजिए, ठीक है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की बात हो रही है। तो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स जो चर्च था उसकी बात हो रही है। ये जो है कहीं ना कहीं जो कॉमन पीपल है उनकी लाइफ को सेव करने में हेल्प करेगा। देखिए कॉमन पीपल की लाइफ को सेव करने में क्यों हेल्प करेगा। ये पुराने समय कह लो कहीं ना कहीं जो है भक्ति वगैरह से थोड़ा ज़्यादा जुड़े हुए थे, ठीक है। उनका बिलीव भक्ति वगैरह में ज़्यादा था और ये मानते थे कि ये जो पोप वगैरह हैं, ठीक है, इंडिया में देखिए आज के समय भी माना जाता है और तब भी माना जाता था कि ये जो पंडित वगैरह हैं इनके पास नॉलेज कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा है, तो ये जो कहेंगे हमारे भले के लिए कहेंगे। और इस चलते जो है ये जो है पूरा सिस्टम जो है देखिए आपको देखने को मिलेगा कि कॉमन पीपल जो है उनकी लाइफ को का जो शेप है वो कैसा होगा, ये क्रिश्चियन चर्च जो है डिटरमाइन किया जाता था, ठीक है। इनडायरेक्टली कह लें तो जो है पोप द्वारा किया जाता था। अब इसके चलते क्या देखने को मिले, देखिए अब हमको कुछ चीज़ें देखिए कैथोलिक चर्च के बारे में देख लेते हैं। कैथोलिक चर्च, एक सेकंड, कैथोलिक चर्च, ठीक है। तो अब कैथोलिक चर्च जो है ये कुछ गवर्नमेंट का फंक्शन भी करते थे। अब ये गवर्नमेंट का फंक्शन क्यों करते थे ये भी हम देखेंगे। तो देखिए कैथोलिक चर्च देखिए ऑल्सो परफॉर्म्ड सम गवर्नमेंट फंक्शंस। इनडायरेक्टली कह लीजिए तो पोप की बात हो रहा है, पोप, क्योंकि पोप ही हेड होता था और पोप ही जो है ये सारे गवर्नमेंट फंक्शन करता था। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि पोप जो है वो रिलीजियस हेड था, रिलीजियस हेड। अभी आपको बताया कि रिलीजियस हेड होने का देखिए क्या फायदा था। ज्यादातर लोग जो है वो पोप पे ही बिलीव करते थे, ठीक है। एज वेल एज का जो है पॉलिटिकल हेड भी था वो। तो ये जो पूरा चर्च वाला सिस्टम था इसमें पॉलिटिकल हेड भी देखिए पोप ही होता था, ठीक है। जो पोप ही होता था वही सबसे बड़ी पोजीशन होती थी और वो देखिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हेड का भी काम करता था, ठीक है। एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि ये जो आदमी है ये हेड ऑफ मोरल अथॉरिटी, तो ये मोरल अथॉरिटी का भी हेड है। अब इधर मोरल अथॉरिटी का हेड होने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है क्या सही है और क्या गलत है, किस एक्सटेंट तक सही है और किस एक्सटेंट तक गलत है, ये सारी चीजें जो है सिर्फ पोप ही बताता था, ठीक है। तो ये देखिए ये ध्यान देंगे इन तीनों कारणों के चलते जो है कुछ गवर्नमेंट फंक्शन भी देखिए पोप परफॉर्म करने लग गया था, ठीक है। तो ये कैथोलिक चर्च का इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिला है। ये सारी चीजें देखिए आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जो लोग नहीं नोट किए हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि यूरोप, एशिया और इंडिया में जो है मिडिवल टाइम्स में वही चीज आपको बताई जा रही थी कि मिडिवल टाइम्स में जो है ये देखिए एज जो है रिलीजन का एज था, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए इसको वाइप कर दे रहे हैं, जो लोग नहीं नोट किए हैं वो लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। तो रिलीजियस हेड थे, तो रिलीजियस हेड होने के चलते देखिए रिलीजियस हेड कह रहा था, मैं कह रहा था कि एज ऑफ रिलीजन था। अब एज ऑफ रिलीजन होने के चलते जो लोग रिलीजन को सपोर्ट करते थे कहीं ना कहीं देखिए उनकी पावर जो है काफ़ी अधिक होती थी, लोग उनको सपोर्ट ज़्यादा करते थे, ज़्यादा सपोर्ट के चलते जो है ज़्यादा पावर जो है वो एक्सरसाइज भी करते थे। तो ये सारी चीज़ें देखिए
हमको देखने को मिलेगी, उसके चलते कई चीज़ें, कई इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए ये लिख लेते हैं। लिखे यहाँ पे, नोट कर लीजिए। इन यूरोप, एशिया एंड इंडिया। तो यूरोप में, एशिया में और इंडिया में जो है मिडीवल टाइम जो है, मिडीवल टाइम, ठीक है, जो मिडीवल टाइम है वो जो है एज ऑफ जो है रिलीजन है। तो ये चीज़ लिख लीजिए कि मिडीवल टाइम्स या फिर मिडीवल एज, मिडीवल एज वॉज एज ऑफ रिलीजन। अब इसके चलते देखने को क्या मिलेगा, सो दोज हु सपोर्ट a religion exercise great power। ग्रेट पावर को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो लोग जो है रिलीजन को सपोर्ट करते थे उनकी पावर कहीं ना कहीं ज़्यादा होती थी, क्योंकि वही बात है, रिलीजन का एज था। फिर जो ये क्या बोलते हैं, हमारे जो पंडित वगैरह थे या फिर जो उस समय क्रिश्चियन के पोप वगैरह थे, ये लोग जो कहते थे वही लोग मानते थे, और ये लोग उनको ही अच्छा करते थे जो लोग देखिए रिलीजन को सपोर्ट करते थे। ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी। अब कैथोलिक चर्च जो है वो कॉमन लाइफ के पीपल में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। अब ये क्यों करेगा तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप ये काम कीजिए, यहाँ लिख लीजिए कैथोलिक चर्च, फिर से एक बार कैथोलिक चर्च। तो कैथोलिक चर्च जो है बहुत ही लार्ज नंबर में देखिए डोनेशन को जो है डोनेशन रिसीव करता था। ठीक है, ये चीज लिख लीजिए, ए कैथोलिक चर्च रिसीव्स ह्यूज नंबर है NUMBE है। एक काम कीजिए, आप नंबर ही लिख लीजिए, ह्यूज नंबर्स ऑफ डोनेशंस and also set monastery। तो मोनेस्ट्रीज को भी देखिए सेटअप किया है इन्होंने, कहीं ना कहीं जो है मोनेस्ट्रीज को सेटअप किया है, जिससे देखिए टीचिंग वगैरह जो है या फिर प्रीचिंग वगैरह जो है वो हो पाए। ठीक है, अब ये मोनेस्ट्रीज जो है ये सोशल वर्क भी करती थी, ऑल्सो डू सम सोशल वर्क। अब ये जो लोग गैस कर लिए कि सोशल वर्क क्यों करती थी, फिर तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप काफ़ी देखिए जो है डेवलप कर लिए हैं चीज़ें। ये सोशल वर्क क्यों डेवलप करती हैं, लोगों के नज़र में अच्छा बनना है तो सोशल वर्क करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो सब कोई अच्छा अच्छा कहेगा। ये सारा सोशल वर्क हम ये भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो है दिखावा है। अब इसके चलते क्या होता था, इन दोनों फैक्टर्स के चलते चर्च प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन, किस चीज में देता है ये रोल प्ले करता था, रोल इन लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन पीपल का लाइफ में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता था, या फिर हम कह लें लाइवलीहुड भी आप लिख सकते हैं इसके जगह पे। ठीक है, और यह है लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। आप लाइफ ऑफ कॉमन पीपल की जगह ऐसे कर लीजिए, इन कल्चरल लाइफ। ठीक है, तो कल्चरल लाइफ में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो प्रीचिंग वगैरह देते थे वही तो सोच समझ थी उन समय के जो लोग थे उनके पास,
और उसी सोच समझ के मुताबिक जो ये लोग कहते थे वही काम ये लोग करते थे। अब देखिए मोनेस्ट्रीज जो है, मोनेस्ट्रीज के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ आ गई है। तो अब मोनेस्ट्रीज जो ज़्यादा वेल्थ आ गई है, जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ आ गई है, उनकी पावर भी पैसा मतलब पावर, तब भी यही था और अब भी यही है और ये हमेशा रहेगा। एक बात जान लीजिए, आपको अगर जो ये लगता है कहीं ना कहीं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे वो हैं ताकतवर आदमी हैं, आप गलत जानते हैं भाई। अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। इस देश के जो सबसे अमीर उद्योगपति हैं, ठीक है, श्री मुकेश अंबानी जी, वही देखिए सबसे ताकतवर आदमी है। पैसे के बिना कुछ नहीं होता, बिना पैसे के सिर्फ बोला जा सकता है और कुछ नहीं होता है। तो पैसा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि पैसा ही जो है पावर को दिलाता है। तो अब इनके पास डोनेशन बहुत ज़्यादा था और पैसा बहुत ज़्यादा था, तो वेल्थ बहुत ज़्यादा थी, और वेल्थ के होने के चलते जो है ये जो है फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह काम करने लगेंगे। तो अब ये चीज़ हम लिख लेते हैं कि मोनेस्ट्रीज विथ ग्रेट वेल्थ started to act as feudal lords। तो ये देखिए फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह देखिए एक्ट करना स्टार्ट कर दिए, या फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह देखिए काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये जो है कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्कॉर्ड को लीड करेगा। तो लिख लीजिए, दिस led to internal discord। जो लोग इंटरनल डिस्कॉर्ड नहीं समझ पा रहे हैं, डिस्कॉर्ड के आगे ब्रैकेट में डिस्कम्फर्ट लिख लीजिए। पेपर में नहीं लिखिए, समझने के लिए डिस्कम्फर्ट, ठीक है। इंटरनल डिस्कॉर्ड बिटवीन, अब ये किसके किसके बीच में, बिटवीन रूलर एंड, बताइए रूलर और किसके बीच में, तो रूलर और चर्च के बीच में, या फिर कह लीजिए पोप के बीच में। चर्च का भी जो है डी फैक्टो मेथड मतलब पोप ही है, मतलब लिखा चर्च जा रहा है मतलब पोप से है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो हमको देखने को मिली हैं, इतना, इसके चलते देखिए धीरे धीरे तो लोगों को समझ में आएगा ही आएगा, और इसके चलते जो है कहीं ना कहीं रेनासा या फिर रिफॉर्म मूवमेंट जो है यूरोप में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज लिखना है हमको। एक पॉइंट रह जा रहा है यहाँ पे, ये लिख ही लीजिए यहाँ पे आप, दिस लेड टू रेनासा एंड रिफॉर्म मूवमेंट इन यूरोप। और यही जो है यूरोप में रेनासा या फिर रिफॉर्म मूवमेंट को जो है राइज किया है। तो ये सारी चीजें जो है हमको करनी है, ठीक है। इतना हम कर लिए। देखिए यहाँ पे जो है फ्यूडलिज्म वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए आपको अरब वर्ल्ड करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो वो सारी चीज़ें जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। एक बार ये वाला पार्ट पूरा एक बार समझ लेते हैं। देखिए तो यूरोप और एशिया में, एशिया और इंडिया में हम देखें तो मिडीवल एज जो है एज ऑफ रिलीजन हुआ करता था। इसलिए क्या है कि जो रिलीजन को सपोर्ट करता था उसके पास बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पावर थी। फिर कैथोलिक चर्च जो है कहीं ना कहीं वो जो है ह्यूज नंबर ऑफ देखिए डोनेशन रिसीव करता था, और इस डोनेशंस के चलते इन्होंने काफ़ी मोनेस्ट्री सेट किए, और ये मोनेस्ट्री जो है कुछ सोशल वर्क करती थी। अब सोशल वर्क करने के चलते जो है कॉमन पीपल पे एक होल्ड हो गया था इनका, ठीक है। अब इसके चलते देखिए चर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल्चरल लाइफ ऑफ कॉमन, जो भी कॉमन पीपल की जो कल्चरल लाइफ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब मोनेस्ट्रीज जो है ये विथ है WITH है, आप नोट कर लीजिएगा। तो मोनेस्ट्री जो है ग्रेट वेल्थ के साथ जो है कहीं ना कहीं जो है फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह काम करना स्टार्ट कर दिए। फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह, फ्यूडल लॉर्ड्स भी क्यों ही ऐसे थे, क्योंकि उनके पास जो है वेल्थ ज़्यादा थी, ज़मीन ज़्यादा थी, ठीक है।
अब ये जो है इसके चलते इंटरनल डिस्कॉर्ड या डिस्कम्फर्ट देखने को, डिस्कॉर्ड है या डिस्कम्फर्ट क्यों देखने को मिलेगा? पोप चाहता था मेरा चले और रूलर जो वहां का था वो ये चाहता था मेरा चले, इसके चलते इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्कम्फर्ट या डिस्कॉर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाद में चल के यही पूरी चीज है रेनासा को जन्म देगी, रेनासा न्यू एज को, ठीक है, या फिर कह ले तो रिफॉर्म मूवमेंट जो है यूरोप में वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए देखिए ये वाली पूरी चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। जो लोग नहीं नोट किए हैं वो लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। देखिए वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, 50 सब्सक्राइबर्स में नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी पहुंचाइए सब्सक्राइबर्स। देखिए अगले वीडियो में जो है हम अरब वर्ल्ड करेंगे। एक अगर जो ब्रीफली आपको बताना है तो आइए जल्दी जल्दी सारी चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। ये वाली कॉपी जो है जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन लगता होगा, देखिए कॉपी इसलिए रखी गई है, इसमें यही सारे पॉइंट्स जो हैं ऐसे ही नोटेड है, कुछ छूट न जाए इसलिए देखिए रेफरेंस के लिए मैं देख लेता हूँ एक आध बार। चलिए देखते हैं हमने क्या क्या देखा। तो सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे जो यूरोप में स्टार्ट हुआ, और देखिए आर्मर्ड नाइट जो हॉर्स के बैक पे बैठा हुआ था वो इसका एक सिंबल होता था। फिर ऑलमोस्ट अगर जो हम देखें तो कैवेलरी वॉरफेयर जीरो था 8th सेंचुरी तक, मतलब 8th सेंचुरी तक देखने को नहीं मिलता था। अब रोमन टाइम्स हमने ये देखा था कि जो चीफ वॉरफेयर के विंग्स थे, जो चीफ विंग्स थे वो हैवी और लाइट इन्फेंट्री हुआ करते थे जिनके पास लॉन्ग स्पीयर्स और शॉर्ट स्वॉर्ड्स होते थे। फिर हॉर्सेस जो है वो जो है चैरियट्स को ही सिर्फ खींचने के लिए यूज होते थे। फिर मोड ऑफ वॉरफेयर जैसे ही चेंज हुआ, वो कब चेंज हुआ? तो जैसे ही अरब्स का अराइवल हुआ चेंज हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अरब के पास देखिए लार्ज सप्लाई ऑफ हॉर्सेस और स्विफ्ट मूवमेंट था हॉर्सेस का, ठीक है। हॉर्स काफी स्विफ्टली मूव करते थे। माउंटेड आर्चर्स जो थे वो कहीं ना कहीं इन्फेंट्री को इनइफेक्टिव कर दिए थे, ये भी एक कारण रहा। अब ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म यूरोप में जब देखे थे तो उसमें देखे थे कि देखिए कुछ प्रॉब्लम थी डेवलप और मेंटेन करने में मॉडर्न वॉरफेयर को, ठीक है। फिर जो किंग जो है वो ये नहीं चाहता था कि हम जो लार्ज जो है अमाउंट है जो कैवेलरी पे स्पेंड करने का और उसके रिसोर्सेज का वो हम बियर करें। एक्सपेंसेस जो है आर्मर्स पे और इक्विपमेंट पे वो भी नहीं खर्च करना चाहता था, इसलिए जो है आर्मी डिसेंट्रलाइज हो गई। और डिसेंट्रलाइज आर्मी किसको दी गई? तो फीफ होल्डर्स को दी गई, जो क्या है कि सर्विस टू किंग के तरह जो है ये सारे काम करते थे। फिर हम देखे थे कैवेलरी वॉरफेयर प्रिंसिपल मोड तब बना जब दो चीज़ों का जो है इन्वेंशन हुआ, एक आयरन स्टिरअप और एक न्यू टाइप ऑफ हार्नेस। अब आयरन स्टिरअप में ये देखे थे कि इसके चलते जो है हैवी पर्सन जो है घोड़े के ऊपर बैठ सकता था और गिरता नहीं था, ठीक है। तो आर्मर्ड ये देखे थे कि हैवी आर्मर्ड पर्सन जो है विदाउट फॉलिंग जो है बैठ सकता था उस पर। फिर देखे थे कि इसके चलते जो है लांसेस चार्ज करना आसान हो गया था, क्योंकि जो है जो भी है ये शॉक जो था लांसेस का उसको रिड्यूस कर देता था, ठीक है। फिर अर्लियर टाइम में हमने देखा कि वुडन स्टिरअप का यूज होता था, या फिर कह ले तो एक पीस ऑफ रोप का यूज होता था। आप लिख लीजिएगा वुडन स्टिरअप और अ पीस ऑफ रोप। देखिए शायद हमने सिर्फ पीस ऑफ रोप लिखा है, तो वहां पे देखिए आप वो ऐसे ऊपर वाला सिंबल बना के और वुडन स्टिरअप कर लीजिएगा। यही दो चीजें थी, ठीक है। और ये सिर्फ देखिए कहीं ना कहीं टो होल्ड ही दे पाते थे, ठीक है। फिर नया हार्नेस देखे थे कि हम डेवलप हुआ था, नए हार्नेस के चलते जो है घोड़ा अब दोगुना वेट जो है वो खींच सकता था। ये दोनों इन्वेंशन जो है यूरोप में ईस्ट से आया था या फिर ईस्ट एशिया से आया था, ये देखा था हमने। इंडिया में 10th सेंचुरी के बाद स्प्रेड हुआ। फिर फैक्टर्स देखे थे हम ग्रोथ के फ्यूडलिज्म के ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक और मिलिट्री फैक्टर्स देखे थे। फिर पैटर्न ऑफ लाइफ देखे थे कॉमन पीपल का यूरोप में किस तरह चेंज हो रहा है, शेप हो रहा है। ये क्रिश्चियन चर्च द्वारा शेप हुआ था, और रोल जो है इनमें ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का काफी रोल रहा है। फिर कैथलिक चर्च देखे थे गवर्नमेंट फंक्शन भी करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों किया था? रिलीजियस हेड और ये जो है पॉलिटिकल हेड और मोरल अथॉरिटी का हेड जो है वो पोप हुआ करता था। फिर यूरोप में देखे थे कि यूरोप एशिया और इंडिया में मिडिवल एज जो है एज ऑफ रिलीजन हुआ करता था, और जो है इसके चलते जो है जो रिलीजन को सपोर्ट करते थे उनके पास ग्रेट पावर होती थी। अब हमने कैथलिक चर्च को देखा था कि डोनेशन रिसीव करते थे, मोनेस्ट्री सेटअप की थी, और जो है ये मोनेस्ट्री जो है कुछ सोशल वर्क भी करती थी। इसके चलते जो है कैथलिक चर्च जो है वो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था कल्चरल लाइफ ऑफ कॉमन पीपल में, ठीक है। फिर मोनेस्ट्रीज जो कि ग्रेट वेल्थ के साथ थी, सब बढ़ते समय के साथ जो है फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह काम करने लगी। फिर देखिए इसके चलते एक इंटरनल डिस्कॉर्ड हो गया रूलर्स और चर्च के बीच में, या कह लें पोप के बीच में। और यही सारी चीजें जो है आगे चल के रेनासा का राइज में जो है मदद की है, या फिर कह लें तो मॉडर्न रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हमको यूरोप में देखने को मिले उसको राइज किए हैं। देखिए तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। देखिए ब्रीफ में ये देख लिया, जो लोग पूरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा 2-4 बार ये वाली चीज जो मैं बोला हूँ अभी भी ये पढ़ लीजिए, ये 2-4 बार सुन लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और तब तक के लिए जो है इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और जल्दी अगली वीडियो आएगी। चलिए बाकी पुराने जो भी वीडियोस थे जो हम देखते थे PDF फॉर्मेट में आते थे, वो वीडियो कंटिन्यू है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसके पहले भी 2 वीडियोस पड़ी हैं,
वो दोनों वीडियोस देख लीजिएगा। हमने देखा अभी तक उस पर कोई व्यू नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा वीडियो को। एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि फिजिकल ज्योग्राफी का जो है वो जो है 6th लेक्चर आ चुका है, ठीक है। 5 लेक्चर तक काफ़ी पहले हुआ था, वो सीरीज डिसकंटिन्यू हो गई थी टाइम नहीं होने के चलते, तो वो सीरीज भी कंटिन्यू कर दी गई है, ठीक है। चलिए होप करता हूँ कि अगले मतलब कल के दिन जो है आपको एक और वीडियो देखने को मिल जाए। चलिए ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। दिन के 8 घंटे कम से कम पढ़ाई को दीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।